400 पार का नारा लग रहा है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार एनडीए की तरफ से 400 सीट जीतने के दावे किए जा रहे हैं। अब की बार 2 चरणों का चुनाव बाकी है और उससे पहले बीजेपी के नेता रिकॉर्ड जीत का नंबर पेश कर रहे हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल ये कि क्या एनडीए का 400 पार का नारा वाकई कामयाब होता दिख रहा है? पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। 1 और 1 11 हो गया है और बीजेपी 9 तो 11 हो गई है। 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। क्या बात बोली। अब बीजेपी का हो रही है सफा मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। विपक्ष का अपना दावा है, सत्ता पक्ष का अपना, लेकिन घूम फिर कर सवाल यही कि इस बार 4 जून को नतीजा क्या आने वाला है। वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं, आप बनाओ। चुनाव में जीत हार और नंबर के गणित को समझने के लिए सबसे पहले जिन 5 चरणों में वोटिंग हो चुकी है वहां का वोटिंग पैटर्न समझना होगा। पहले फेज में 66.14%, दूसरे फेज में 66.71%, तीसरे फेज में 65.68%, चौथे फेज में 69.16%, पांचवें फेज में 62.2%। जो पैटर्न है वो बता रहा है कि शुरू के 3 चरणों में 2019 की तुलना में वोट प्रतिशत कम रहा। तौर पर ये चर्चा रहती है कि वोटर्स ने यदि वोटिंग परसेंटेज कम है यानी कम मतदान हुआ है तो लोगों को लगता है कि एक उदासीनता है वोट को लेकर, चुनाव को लेकर और ख़ास तौर से रूलिंग पार्टी को लेकर, क्योंकि रूलिंग पार्टी का वोटर ही अपनी सरकार के प्रति उदासीन होता है। यदि सरकार से नाराजगी है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है कि सरकार को बदलना है, सरकार के खिलाफ है और विपक्ष के साथ है। लेकिन इसके लिए नतीजे तक पहुंचना मेरे ख्याल से ये नाइंसाफ़ी होगी कि आप वोटिंग परसेंटेज को, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है वोटिंग परसेंटेज कम होती है तब भी सरकार बनी भी रहती है, कई बार बदल भी जाती है। यहाँ ये समझना होगा कि 2019 में राष्ट्रवाद का तूफान चल रहा था और तब बीजेपी ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे। क्योंकि 2 बार से मोदी जीत रहे हैं तो इस बार कोई आंधी या तूफान सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आ रहा और वोट प्रतिशत में कमी इसकी एक वजह मानी जा सकती है। अब समझिए कि आखिर कौन सी वो वजह है जो 400 पार सीटों की राह में रोड़ा बन सकती है या फिर बनती हुई नजर आ रही है। पहली तो यही कि बीजेपी के पक्ष में 2014 और 2019 की तरह बड़े मुद्दे की कमी है। दूसरी वजह ये लग रही है कि यूपी बिहार के चुनाव में फिर से जातियों का जोर दिख रहा है। तीसरी वजह महाराष्ट्र में दिख रही है, जहां नए साथियों के जनाधार की पहली अग्नि परीक्षा है। और चौथी वजह जो नजर आ रही है वो उम्मीदवारों को लेकर उत्साह में कमी है। जब चुनाव शुरू हुआ तो बहस यही थी कि एनडीए 400 पार करेगा या 350 पर रहेगा या 375 पर रहेगा या 380 पर रहेगा, बीजेपी 350 पार करेगी या 350 रहेगी या 350 रहेगी। 272 273 की कोई बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और जिस तरह विपक्ष ने एक माहौल बनाया सरकार के खिलाफ, खासकर महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा और संविधान को लेकर के जो राहुल गांधी ने एक अभियान छेड़ा और जिसको बाद में दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी उठाया, उसने भाजपा के सामने एक कड़ी चुनौती पेश की। प्राथमिक तौर पर ये 4 वजह समझ में आती हैं। बावजूद इसके ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्रेज कम नहीं हुआ है। और ये बात बीजेपी एनडीए के प्लस पॉइंट हैं।
एनडीए के चुनावी सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उन्हीं के आसपास पूरा चुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों लड़ रहे हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी तरफ से 400 सीट लाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। रोज सुबह से शाम तक रैली और रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री वोटर्स के बीच मौजूदगी बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी रैलियों में लोगों से यही कह रहे हैं कि अगले 5 साल बहुत काम करना है। आज देश में मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इदाणु मोदी युडे गारंटी। हमारा तीसरा कार्यकाल सेमीकंडक्टर से ग्रीन हाइड्रोजन तक तरक्की के नए क्षेत्र खोलने का कार्यकाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी की भाषण शैली और लोकल कनेक्ट का असर है कि वो अब भी पब्लिक के बीच दिल्ली की गद्दी के सबसे पसंदीदा दावेदार माने जा रहे हैं। मोदी फैक्टर बीजेपी के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है और इसी ब्रह्मास्त्र के जरिए बीजेपी या फिर एनडीए उम्मीदवारों के प्रति पब्लिक की जो उदासीनता जहां कहीं भी दिख रही है उसे काटने की कोशिश की जा रही है। मौसम बदल रहा है, सरकार भी बदलेगा। तो हाथ उठा करके बताइए, मुन्ना शुक्ला जी को जिताना है ना। लेकिन समस्या यूपी और बिहार में है। ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। यूपी में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर जातियों का नया सामाजिक समीकरण तैयार किया। एमवाई के दायरे से बाहर निकलकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतारे। कुर्मी 10, कुशवाहा ग्रुप 6, यादव 5, मुस्लिम 4, सवर्ण 9। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ परिवार के यादवों को ही अखिलेश ने टिकट दिया और सियासी सोशल इंजीनियरिंग करते हुए एनडीए के आधार वोट बैंक वाली जातियों के उम्मीदवार को उतारकर बड़ा दांव खेला। ये तो बात हुई 400 सीटों की राह में रोड़े की, लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही उसके पीछे क्या लॉजिक है, जरा उसको अब समझते हैं। पहले ये आंकड़े देखिए। 427 में से 137 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की। इसमें बिहार की 24 में से 21 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। पश्चिम बंगाल की 25 में से 18, उत्तर प्रदेश की 53 में से 9, असम की 14 में से 7 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के वोट पड़े। झारखंड की 7 में से 7 सीटें अभी तक जहां वोटिंग हुई है वहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किए।
पिछले कई विधानसभा चुनाव में ये माना जाता रहा कि महिलाओं का वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है। यूपी में तो मुस्लिम महिलाएं भी 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी को वोट करती रही। इस बार भी मुस्लिम महिलाओं की बातें वायरल हैं। और राम मंदिर के मुद्दे को कैसे भुलाया जा सकता है? राम मंदिर देश में सबसे बड़ा भावनात्मक मुद्दा माना जाता रहा। चुनाव के ऐलान से पहले ही राम मंदिर की लहर देश के गांव-गांव में पहुंची। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है राम लहर का अंडर करंट है और बीजेपी को इसका फायदा उत्तर से लेकर दक्षिण तक होगा। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है।